आज हम दोस्तों नेताजी का चश्मा कहानी देखेंगे, जिनके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। आइए थोड़ा स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, दोस्तों उनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। दोस्तों इसमें क्वेश्चन यह आ सकता है कि जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों जन्म हुआ था 1947 में, और यह कहाँ हुआ था, तो इंदौर में हुआ था दोस्तों। और इनका नौकरी का एक बड़ा हिस्सा जो है वह राजस्थान में बीता था। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में चले गए दोस्तों। वो नौकरी पीरियड नहीं, नौकरी जो 60 ईयर का होता है वो कंप्लीट नहीं किए और स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। दोस्तों यह भी पूछ सकता है कि जो लेखक स्वयं प्रकाश हैं वह किस पत्रिका से जुड़े हुए हैं, तो वह वसुधा पत्रिका से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, दोस्तों ये सब स्वयं प्रकाश जी के कहानी है जो प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें मुख्य देखिए है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन। देखिए दोस्तों इसको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करना ही होगा दोस्तों। अब देख पा रहे सूरज कब निकलेगा, मान के चलिए पूरा घना बादल है तो हम लोग बोलते हैं ना सूरज कब निकलेगा। जैसे उनके नाम में ही प्रकाश है तो प्रकाश कब दिखेगा, तो प्रकाश से सीधा संबंध आप सूरज से भी लगा सकते हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, जैसा मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, उसी प्रकार आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। दोस्तों इसको याद करने के लिए इसको एक ट्रिक बना लीजिए, आदमी जात का आदमी होता है ना कि औरत हो। उसी प्रकार आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। दोस्तों इसको याद करने के लिए इसको एक ट्रिक बना लीजिए, आदमी जात का आदमी होता है और संसाधन उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। देखिए दोस्तों ये जो थे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संसाधन, और ये इनके कहानी है। लेकिन ये विनय, बीच में विनय और ईंधन, बीच में विनय और ईंधन ये क्या है, उपन्यास है दोस्तों, चर्चित हैं। उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन में कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश जी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है जो हमारे सार्वजनिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई कहानियां हिंदी के वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। दोस्तों नेताजी का चश्मा कहानी है, चलिए शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा, नेताजी से आप समझ ही सकते हैं हम लोग नेताजी किसे को बोलते हैं, तो हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं, जिनका जन्म कब है, 23 जनवरी को हम लोग उनका जन्म दिवस मनाते हैं दोस्तों। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उसका कस्बे से गुजरना पड़ता है। दोस्तों कस्बा मतलब होता है क्या, छोटा सा मोहल्ला होता है, या छोटा सा 10, 12, 15 घरों का ये एक छोटा सा जो टोला होता है उसको कस्बा बोलते हैं दोस्तों। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिससे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान है, और जिससे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी।
दोस्तों कस्बा जो होता है वह बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है। जिस और कस्बे में क्या क्या है देखिए यहाँ पे बताया गया है। कस्बे में लड़कों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमाघर है और एक ठो नगर पालिका है। एक नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। दोस्तों जो नेताजी का सुभाष चंद्र बोस का जो प्रतिमा बनाया गया था वह नगर पालिका के द्वारा बनाया गया था और वह प्रतिमा जो थी संगमरमर की बनी हुई थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। पूरी बात तो आप पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने पर अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहा-पोह और चिट्ठी-पिट्ठी में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि जो प्रतिमा लगाने के लिए जो प्रोसेस हुआ होगा वह चिट्ठी पत्री में काफ़ी समय बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने, जो बोर्ड का शासन की अवधि होती है वह समाप्त होने की घड़ियों में, मतलब चिट्ठी पत्री करने के बाद जो कुर्सी पर पदस्थापित हुए थे वह क्या किए होंगे, वह किसी लोकल कलाकार को ही, जब उनका शासन अवधि समाप्त होने का था तो वह किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे में इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। क्या देखिए, जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन, जो टोपी का नोक है दोस्तों और जो कोट है, कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। दोस्तों जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वह उनकी प्रतिमा को देख के ऐसा ये नारे याद आ रहे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तब उन्होंने इसे लक्षित किया और इनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, दोस्तों कौतुक मतलब होता है आश्चर्यजनक, कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे में नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है।
दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें प्रतिमा में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब को कौतुक मतलब दोस्तों अभी मैं बताया आश्चर्य। हवलदार साहब का कौतुक और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पे रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता? हवलदार साहब आप भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। दोस्तों ये बोलना चाह रहे हैं, देखिए क्या मतलब क्यों चेंज कर देता? हवलदार साहब आप भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक है दोस्तों, यहाँ ग्राहक को गिराक बोला गया है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? मतलब वह चश्मा चौड़ा चौखट वाला चश्मा किधर से लाएगा? तो वह उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। दोस्तों ये चश्मे वाला का क्या नाम है? तो कैप्टन। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं है। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंके पीछे मुड़कर उसने नीचे पी के थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। यह पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ।
हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वह अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगा, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और ये अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बाँस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इससे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जीवन, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने वाले के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आगे चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके उसके ठीक सामने जाकर स्टेशन में खड़े हो गए। मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने अटेंशन में खड़े
खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। दोस्तों यह था नेताजी का चश्मा कहानी, जो ख़त्म हो गया। उसका प्रश्न पत्र हम लोग MCQ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। अगर यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर चाहे अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा